देखने का प्रयास किए आज कि प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का कैसे विकास हुआ। ऐसा नहीं कि आज हम लोग इतना बड़े बड़े वैज्ञानिक का नाम सुन रहे हैं तो मेरे प्राचीन भारत में वैज्ञानिकों की कमी थी, है ना। बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं हमारे यहाँ, तो आज उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में क्या चीज, खगोल विज्ञान, जैसे सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, सुनते हैं ना, वही खगोल विज्ञान है। खगोल विज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, गृह विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, धातु परिष्करण आदि विद्याओं की एक शानदार, उत्कृष्ट और समृद्ध एवं गौरवशाली परंपरा रही है। भारतीयों की वैज्ञानिक बुद्धि का परिचय हमें प्राग ऐतिहासिक काल से ही मिलना प्रारंभ लगा था। मतलब ऐसा नहीं, प्राग ऐतिहासिक किसको बोलते हैं, कोई बच्चे बता सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते थे जिस काल के इतिहास के बारे में कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। मान लो पाषाण काल, पाषाण काल में कौन लेखन कला का विकास हो गया था, मतलब जिसको बोलते हैं पत्थर का युग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इतिहासकार लोग बताते हैं कि भारत का जो वैज्ञानिक विकास था वो हमें देखने को मिलता था कि यहाँ के लोग कितना तेज थे। इसका उदाहरण हमें प्राग ऐतिहासिक काल से मिलने लगता है। वस्तुतः पाषाण कालीन मानव ही विज्ञान के कुछ शाखाओं जैसे वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, ऋतु शास्त्र आदि का जन्मदाता है। कौन? पाषाण काल। ठीक है। पशुओं का चित्र तैयार करने के निमित्त उसने उनके शरीर संरचना की अच्छी जानकारी प्राप्त की थी। पशुओं का चित्र बनाते थे, इसका मतलब जब बनाते थे उनके शरीर के अंग के बारे में भी जानते थे। और हम लोग शरीर के अंग के बारे में किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, कि कैसा अंग होता है, कहाँ कोशिका होती है, कहाँ पर क्या अंग होता है, श्वसन तंत्र कैसे होता है। ठीक है। खाद्य या अज्ञात पदार्थों का भी उसे ज्ञान था। तो खाद्य पदार्थ, पोषण, पोषण के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? इसमें बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि नहीं? तो ये विज्ञान हुआ ना। कहाँ और किस ऋतु में पाए जाते हैं, कौन पशु कहाँ तथा कब पाया जाता है, ये सब पहले से जानकारी था हमको। ये सब बातें उसे ज्ञात थी। मनुष्य ने ही अग्नि पर नियंत्रण स्थापित किया। अग्नि, आग का खोज किया। पहले लोग, आदि मानव लोग पहले क्या करते थे? मांस को कच्चे खा जाते थे। लेकिन आग का जब खोज हो गया तो वो क्या करने लगे? पका के खाने लगे। तो टेस्ट क्या हो गया? बढ़ गया, बढ़ा ना। तो वही लोग क्या हुए? आग पर नियंत्रण भी स्थापित किए तथा सुंदर और सुडौल औजार, उपकरण आदि बनाना प्रारंभ कर दिया। देखिए, पाषाण काल में जो उपकरण बनते थे वो किसके होते थे? पत्थर के होते थे। पाषाण काल में जो औजार बनाए जाते थे वो किसके बने होते थे? पत्थर के। पत्थर से वो नुकीला कोई भी चीज बना दी। तो भाई वो बनाने का भी तो कला है, यही तो विज्ञान है ना जी। चलिए, गार्डन चाइल्ड ने उचित ही सुझाया, वन परंपरा में वनस्पति विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान का मूल अंतर्निहित है। अग्नि पर नियंत्रण तथा उपकरण का आविष्कार उन परंपराओं का प्रारंभ करते हैं जिनसे कालांतर में भौतिक और रसायन शास्त्र का उदय हुआ। भैया, जब हमको अग्नि का आविष्कार हो गया और आगे चल करके लोहा का आविष्कार हो गया तो फिर हम लोहा को क्या करने लगे? लोहा को आग में तपा करके फिर नया नया उपकरण बनवाने लगे कि नहीं लगे? तो कहीं न कहीं ये जो अग्नि और उस पर नियंत्रण जो हम स्थापित कर लिए, आगे चल करके भौतिकी, फिजिक्स जिसको बोलते हैं, और केमिस्ट्री का जो जन्म हुआ इसी के थ्रू हुआ। वैज्ञानिक प्रगति का स्पष्ट ज्ञान हमें सिंधु सभ्यता में दिखाई पड़ता है। इतना बढ़िया नगर नियोजन था सिंधु घाटी सभ्यता का, नहीं लगता है कि कोई वैज्ञानिक ने उसका संरचना को बनाया होगा ना। ठीक है।
सैंधव नगरों का निर्माण एक सुनियोजित योजना के आधार पर किया गया। यहाँ के निवासियों के भार माप, अच्छे देखो, जो मापते हैं हम लोग गणित में मापते हैं ना, प्रकार से इतना सेंटीमीटर करो, रेखाखंड बनाओ, रेखा है, किरण है, पढ़ते हैं ना, तो मापन करना गणित का प्रारंभ हुआ कि नहीं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ के निवासी जो थे भार माप के पैमाने भी सुनिश्चित हैं। संभवतः फुट, इतना फुट का है, इतना ये का है, बोलते हैं कि नहीं? तो यही तो विज्ञान है, यही गणित है। तथा क्यूबिक क्या ज्ञान हमें रहा होगा। वे दशमलव पद्धति से भी परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दशमलव, तो दशमलव हम लोग किस में पढ़ते हैं? गणित में पढ़ते हैं कि फिजिक्स में पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री में पढ़ते हैं? गणित में 2.5 डेसिमल है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता को दशमलव पद्धति का भी ज्ञान था। मोहनजोदड़ो की खुदाई से में हमें एक स्केल मिली है। स्केल बाबू, ये स्केल का यूज हम लोग किस क्लास में करते थे? कौन सा सब्जेक्ट में करते थे? गणित में करते थे कि नहीं? ठीक है, तो स्केल मिली है जिनमें 9 समानांतर रेखाएं तथा एक रेखा टूटी हुई है। इस आधार पर इसका निर्माण दार्शनिक पद्धति पर बनाया गया। पात्रों के ऊपर ज्यामितीय अलंकरण, ज्यामिति समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, ये वर्ग है। ज्यामिति में तो पढ़ते हैं ना, रेखा, रेखाखंड, त्रिभुज, चतुर्भुज, समानांतर रेखा पढ़ते हैं ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पात्रों के ऊपर ज्यामितीय अलंकरण से स्पष्ट आभास होता है कि रेखा गणित के सिद्धांत में उनका परिचय रहा होगा। तब तो वो ज्यामिति जान रहे हैं, तब तो वो रेखा बनाने जान रहे हैं, इसका मतलब उनको ज्यामिति का ज्ञान था। तोल की इकाई 16 की संख्या तथा उसके आवर्तक थे। यह महत्वपूर्ण बात है कि 16 के अनुपात की यह परंपरा आधुनिक काल तक भारत में चलती रही है, क्योंकि पुराना रुपया 16 आने का होता था। 1 रुपया बराबर 16 आना। देखो 4 आना, 8 आना, आप लोग कभी 4 आना देखे नहीं? हमें देखा हूं। एक 25 पैसा जो था उसको बोलते थे 4 आना, 8 आना उसको 50 पैसा, और 1 रुपया मतलब आने 1 रुपया बराबर 16 आना। तुम लोग नहीं देखो, मैं खुद देखा हूं। एक हाथी का चित्र रहता था, 25 पैसा का चवन्नी, जाके 2 टॉफी मिलता था। हम लोग जाते थे, 4 चवन्नी यदि है तो 1 रुपया। और उस समय में जब हम लोग छोटे बच्चे रहा करते थे ना, तो यदि 4 चवन्नी जो भी है उससे आराम से 20 टॉफी हो जाता था, नहीं तो 16 टॉफी तो जरूर हो जाता था। छोटा छोटा टॉफी रहते था लेकिन मिल जाता था। तो 1 रुपया बराबर 16 अन्ना। तुमको नहीं देखा, अभी भी कहीं तुमको दिखाएंगे तो मैं दिखा दूंगा यदि मिलेगा तब। मैं खुद देखा हूं, छोटा था। जो 4 अन्ना होता था वो बहुत छोटा होता था, इतना से। 8 अन्ना थोड़ा बड़ा होता था। 1 रुपया तो होता ही था। मैं 5 पैसे भी देखा हूं, 10 पैसा भी देखा हूं। अब तो आप लोग नहीं देखे होंगे उस तरह का। चलिए आगे बात करते हैं। तो तोल की इकाई 16 की संख्या तथा उसका आवर्तक थे। यह महत्वपूर्ण बात है कि 16 के अनुपात की यह परंपरा आधुनिक काल तक क्या हो रहा है, चला आ रहा है। क्योंकि पुराना रुपया कितने अन्ना का होता था? 16 आने के होता था। सैंधव लोगों का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान काफी उन्नत था। पाषाण एवं धातु उद्योग दोनों अत्यंत विकसित अवस्था में थे। पाषाण और धातु। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं पाया गया, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का प्रमाण नहीं मिलता है। लोहे का प्रमाण कब मिलता है? उत्तर वैदिक काल के पीरियड में लोहे का खोज होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता तो बहुत पहले का है। तो बोलोगे सर उसमें क्या था? तो कांस्य युगीन सभ्यता। कांसा का देखे ना बर्तन, वो कांसा था, लोहा नहीं था।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाषाण एवं धातु उद्योग दोनों अत्यंत विकसित अवस्था में था। विशाल पाषाण फलकें, मनकों, सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, सोने, चांदी, तांबा, सीसा, कांसा आदि के आभूषण, मूर्तियां, उपकरण आदि के उत्पादन का निर्माण विकसित तकनीक के ज्ञान के परिचायक थे। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है प्यारे स्टूडेंट बताइए? कालीबंगन राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगन तथा लोथल, लोथल कहां पर है? गुजरात में। से प्राप्त बालक के 2 कपालों, बालक का 2 कपाल मिला है। कपाल मतलब क्या होता है? माथा, सिर के आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकाला गया है कि इस काल के लोग खोपड़ी की खोपड़ी की शल्य चिकित्सा करना जानते थे। सर्जरी का नाम सुने भाई, इसका सर्जरी कराओ मतलब चीड़-फाड़, ऑपरेशन। इसका मतलब है कि कपाल नहीं देखे हो, ऑपरेशन होता है कि नहीं? आजकल तो डिलीवरी जो होता है प्रेगनेंसी का तो नॉर्मल आज तो संभव बहुत लोग को नहीं होता है। बोलेगा भाई इसको बड़ा ऑपरेशन कराओ, छोटा ऑपरेशन कराओ, होता है कि नहीं? यानी ये क्या हुआ? सर्जरी हुआ उसका। क्या हुआ? इसका सर्जरी हुआ, चीड़-फाड़ हुआ। तो ये 2 कपाल के आधार पर इसका निष्कर्ष निकाला गया कि इस काल के लोग खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, ना कभी देखते हो माथा का कभी कभी ऑपरेशन होता है किसी का, भैया आज डॉक्टर ऐसा बढ़ गया है, ऐसा हो गया कि आपका पेट में एक ट्यूमर है उसको भी निकाल देता है फाड़ करके। इतना ज्यादा मेडिकल साइंस आज आगे बढ़ गया है। नहीं देख तो किसी का स्टोन पेट में है, दर्द कर रहा है तो उसका निकालता है ना, पत्थरी जिसको बोलते हैं, तो कैसे निकालता है? सर्जरी करता है, ठीक है। कालीबंगन से प्राप्त खोपड़ी पर 6 छेद है। खोपड़ी पर कितना छेद है? 6 छेद है, जो कुछ भर गए हैं। लोथल से भी प्राप्त एक बालक की खोपड़ी में छेद पाया गया है। एस.आर. राव के अनुसार यह खोपड़ी पर शल्य चिकित्सा किए जाने का प्राचीनतम हुआ। इसका मतलब है खोपड़ी में छेद है, इसका मतलब है कि इसका ऑपरेशन किया गया होगा, है ना, सर्जरी किया गया होगा। के थपलियाल के अनुसार यह चिकित्सा सिर दर्द और चोट आदि के कारण असहाय पीड़ा को ठीक करने के लिए की गई होगी। आजकल नहीं देखते हैं न्यूरो साइंस में किसी का दिमाग मान लो कहीं चोट लग गया, चाहे माथा में किसी प्रॉब्लम हो गया, कोई सोच नहीं पा रहा है, कोई पागल जैसा कर रहा है, तो कभी कभी नहीं होता कि भाई किसी का नस दब गया है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, माथा का, सर का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो लोग इस तरह का चिकित्सा जानते थे। कौन लोग? सिंधु घाटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? एग्जाम में लिखिएगा ये सब चीज, सोना नहीं है किसी को। आने सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितने आगे थे, वो रेखाखंड जान रहे हैं, ज्यामिति जान रहे हैं, धातु विज्ञान जान रहे हैं, यहाँ तक कि सर्जरी भी जान रहे हैं। उसे उनको थोड़े बोल दिया गया नगरीय सभ्यता। इतना उन्नत सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। वैदिक काल में, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया बताइए आप लोग, कोई बच्चे? वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक बोलते हैं ऋग्वेदिक काल और दूसरा को क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। बताइए, एक पार्ट को क्या बोलते हैं? ऋग्वेदिक काल और दूसरे को क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो वैदिक काल में हमें गणित शास्त्र के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। किस युग में? वैदिक काल में। कोई बच्चे हमको ये बता दीजिए कि वैदिक काल पहले आया कि सिंधु घाटी सभ्यता पहले आया? सिंधु घाटी सभ्यता पहले आया, उसके बाद वैदिक युग आया, ठीक है। तो वैदिक काल में हमें गणित शास्त्र के विकसित होने का प्रमाण प्राप्त होता है। ऋग्वेद के सुल्लभ सूत्र में, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए कहीं पर, ऋग्वेद के सुल्लभ सूत्र में भी यज्ञ की वेदियों के निर्माण का विधि उल्लेख, इसको लिख लीजिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए, पॉइंट को लिखिए, कुछ नोट कर लीजिए। लिखिए, वैदिक काल में हमें
चाहे वैदिक काल में हम गणित शास्त्र के विकसित होने का प्रमाण, वैदिक काल में हम गणित शास्त्र के विकसित होने का प्रमाण प्राप्त करते हैं। लिखो बाबू, लिखिए, वैदिक काल में हम गणित शास्त्र के विकसित होने का प्रमाण प्राप्त करते हैं। लिखिए, ऋग्वेद के सुलभ सूत्र में भी ऋग्वेद के सुलभ सूत्र में भी यज्ञ की वेदियों के निर्माण की विधि, यज्ञ की वेदियों के निर्माण की विधि का उल्लेख मिलता है। इसमें न्यून कौन, कॉमा दे दीजिए, अधिक कौन, न्यून कौन, अधिक कौन तथा समकोण का विस्तृत विवरण दिया गया है। गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय विद्वानों ने यंक विचार, कौमा दशमलव पद्धति एवं शून्य का आविष्कार किया। आ जाइए, शून्य का आविष्कार किया। बैठ जाइए। ईसा पूर्व दूसरी सदी में ही भारतीयों ने शून्य का आविष्कार, ऐसा लिखिएगा, भारतीयों ने शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व, चाहे ईस्वी पूर्व जो लिखते हैं, ईस्वी पूर्व दूसरी सदी में ही कर लिया था। पूर्वविराम गुप्त काल में आर्यभट्ट ने समकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करने का नियम निर्धारित किया। गुप्त काल में आर्यभट्ट ने समकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करने का नियम निर्धारित किया, जिससे लिखिए त्रिकोणमिति का जन्म संभव हो सका।
त्रिकोणमिति का जन्म संभव हो सका। आपके सिलेबस के अनुसार से इसमें देखो क्या क्या चाहिए। चलो चलिए, क्या हम लोग चर्चा किए? त्रिकोणमिति का नाम आप लोग सुने? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, टेन पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं? साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री। आ जाइए, आ जाइए, आइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए सब, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बैठिए। ठीक है जी, त्रिकोणमिति में बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यही चीज को लिखना है कि गुप्त काल में, है ना, इस तरह का जब आर्यभट्ट ने समकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करने का निर्धारित किया, जिससे त्रिकोणमिति का जन्म क्या हुआ, संभव हो सका। आगे लिखिए, गुप्त काल में गणित का विकास काफी तेजी से हुआ। गुप्त काल में गणित का विकास काफी तेजी से हुआ। काफी क्या चीज से हुआ? तेजी से हुआ। दशमलव पद्धति के प्रयोग का, दशमलव पद्धति के प्रयोग का, दशमलव पद्धति के प्रयोग का शिलालेखीय साक्ष्य, शिलालेखीय साक्ष्य ईसा की 5वीं सदी से प्राप्त हुआ। ईसा की 5वीं सदी से प्राप्त हुआ। दशमलव पद्धति से आर्यभट्ट पूर्णतः परिचित थे। दशमलव पद्धति से आर्यभट्ट पूर्णतः परिचित थे। पूर्व्याम बहुत पहले ही भारतीयों ने बीजगणित के मौलिक एवं प्राथमिक नियमों, एवं सिद्धांतों को खोज लिया था। ब्रह्मगुप्त प्रोग्राम के बाद ब्रह्मगुप्त ब्रैकेट में 7वीं सदी, ब्रह्मगुप्त ब्रैकेट में 7वीं सदी, कोमा महावीर 9वीं सदी, महावीर 9वीं सदी तथा भास्कर 12वीं सदी, तथा भास्कर 12वीं सदी। जैसे गणितज्ञों ने अनेक आविष्कार किए, भारतीय गणितज्ञों को वर्गमूल, देखो वर्गमूल पढ़े हैं ना,
25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। गुड, बहुत सुंदर। भारतीय गणितज्ञों को वर्गमूल, कॉमा दे दीजिए, घनमूल जैसी प्रक्रियाओं का पूर्ण ज्ञान था। पूर्णविराम। भास्कर द्वितीय द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि का एक अध्याय लीलावती को बीज गणित से संबंधित एक नायब तोहफा माना जा सकता है। बीज गणित से संबंधित एक नायब तोहफा, गिफ्ट जिसको बोलते हैं ना, क्या तोहफा दिया यानी क्या गिफ्ट दिया, एक नायब तोहफा माना जा सकता है। पूर्णविराम दे दीजिए। भारतीय गणितज्ञों ने द्विघाती समीकरणों का हल, द्विघाती आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, डी है ना, पढ़े हैं ना द्विघाती समीकरण, जो -b प्लस माइनस √b/2a जो फॉर्मूला से निकालते थे, b² - 4ac d बराबर, पढ़ते थे ना। हाँ, वही है द्विघाती क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं ना, इस तरह का फॉर्म में रहेगा। जैसे +bx ऐसा करके प्लस कोई भी नहीं रहता था ना। जैसे मान लो 4x² + 2x + 4 इस तरह का दिया रहता, द्विघाती समीकरण निकालते हो, वही है द्विघाती। क्या लिखे? ठीक है, यानी बीज गणित से संबंधित एक नायब तोहफा माना जा सकता हो गया। भारतीय गणितज्ञों ने द्विघाती समीकरणों का हल निकाला था। आर्यभट्ट ने पाई का मतलब क्या होता है? 22/7 πr² करते थे ना, चाहे 3.14 बनाते होंगे गणित में, चाहे πr² बराबर पाई मतलब 22/7 इंटू r मतलब रेडियस। जैसे किसी का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो उसका त्रिज्या क्या होगा? व्यास का आधा, वही उसका त्रिज्या होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7 भी होता है, चाहे 3.14 होता है कि नहीं। तो लिखिए, आर्यभट्ट ने पाई का अनुमानित मान दिया था। पाई का अनुमानित मान दिया था, जो आधुनिक मान के काफी करीब है, जो आधुनिक मान के काफी करीब हैं। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए, आर्यभट्ट पहले भारतीय खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट पहले भारतीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने यह खोज की कि आर्यभट्ट पहले भारतीय खगोल शास्त्री थे। आप यहां आ जाइए, आर्यभट्ट पहले भारतीय खगोल शास्त्री थे
जिन्होंने यह खोज की, जिन्होंने यह खोज की, उसके बाद फिर की, क्या खोज की भाई? कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। आज आर्यभट्ट पहले वैज्ञानिक थे, पहले भारतीय खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने यह खोज की कि पृथ्वी, लिखे दिमाग में क्या होता है, बातें भूल जाइएगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन लिखा रहेगा तो एक बार घर में पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी गोल है तथा अपने अक्ष के चारों ओर तथा अपने अक्ष के चारों ओर परिभ्रमण करती है, कोमा सूर्य स्थित है तथा पृथ्वी गतिशील है। सूर्य स्थित है तथा पृथ्वी गतिशील है। ये कौन बोल रहे थे? बोलिए। ये आर्यभट्ट बोल रहे थे। आर्यभट्ट का संबंध अभी भारत के किस राज्य से संबंधित है पता है? बिहार से संबंधित है। कहां से संबंधित है? बिहार से संबंधित है, याद रखिएगा। यानी भारत जो है केवल भगवान का ही जन्मभूमि नहीं है, यहाँ पर कई महान वैज्ञानिक भी जन्म लिए, कई महान अर्थशास्त्री जन्म लिए, कई महान दर्शन शास्त्री जन्म लिए। यानी भारत क्या है? भारत तपोभूमि है। भारत जैसा ही भूमि पर कौन जन्म लिए थे? विवेकानंद जी जन्म लिए थे, राजा राम मोहन राय जी जन्म लिए थे। बुझिए, यानी भारत की भूमि ऐसी पवित्र भूमि है कि भगवान भी, यदि भगवान को भी पूछा जाता है भैया आप कहाँ जन्म लोगे, बोलता है भारत में जन्म लिया। राम जी कहाँ जन्म लिए? हनुमान जी कहाँ जन्म लिए? भारत। इसलिए यह इस धरती को क्या कीजिए, सभी को प्रणाम करना चाहिए कि धन्य है प्रभु कि आज आप हमें जो है सो इस भारत की भूमि पर जन्म दिए। क्या? चलिए लिखिए, कुछ लिखिए। सूर्य स्थित है। हम लोग को लगता है ना कि हम लोग स्थिर है, लेकिन पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी क्या करती है? घूमती है, लेकिन हम लोग को पता चलता है। लेकिन सूर्य स्थित है। देखो, सूर्य स्थित है तथा पृथ्वी गतिशील है। तथा खगोल के लिए उनका उपयोग किया। दो क्रमागत दिनों की अवधि में वृद्धि या कमी को नापने के लिए सटीक सूत्र प्रस्तुत किया। आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में 476 ईस्वी के लगभग हुआ। 476 ईस्वी के लगभग हुआ। हुआ है ना, 100 लिखो, 23 लिखो। 23 वर्ष की आयु ब्रैकेट में 499 ईस्वी, ब्रैकेट में 499 ईस्वी में उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम की रचना की थी।
इस ग्रंथ से पता चलता है कि वे गणित, खगोल शास्त्र के साथ साथ ज्योतिष विज्ञान की भी जानकारी रखते थे। खगोल शास्त्र के साथ साथ ज्योतिष विज्ञान की भी जानकारी रखते थे। ज्योतिष मतलब समझते हो ना? ज्योतिष मतलब क्या? अरे जो बताता है भाई आपका महादशा चल रहा है, अंतरदशा चल रहा है, आप इसका राशि ये है, आपका लग्न ये है ना। ज्योतिष लोग क्या बताता है? या आप कौन से कालक्रम में जन्म लिए, आपका नक्षत्र क्या है, नक्षत्र कब क्या चल रहा था, आपका गण क्या है, आप किस गण के हैं, इसी को ज्योतिष बोलते हैं ना। ज्योतिष मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? मान लीजिए कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो ज्योतिष देखने का काम करते हैं, इसका जन्म कौन से तिथि में हुआ, कितने बजे हुआ, उसमें नक्षत्र क्या था, तो ये बच्चा का राशि क्या होगा, लग्न क्या होगा, कौन किस तरह का गण का। इससे गण में भी कुछ लोग राक्षस गण के होते हैं, कोई मनुष्य गण के होते हैं, कोई देव गण के होते हैं, है ना। ये सब कौन बताने का काम करता है? ज्योतिष, है ना। तो ये भी विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान बोलते हैं। पैराग्राफ चेंज कर दी। भारतीय ज्योतिष का इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। भारतीय ज्योतिष का इतिहास भी है। ठीक है, क्या लिखे? भारतीय, अब तो ज्योतिष में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योतिष क्या है? देखिए, भारतीय ज्योतिष का इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। लिखिए, भारतीय ज्योतिष का इतिहास भी क्या चीज है? अत्यंत प्राचीन है। पूर्वाम वेदों को भली भांति समझने के लिए जिन 6 वेदांगों की रचना की गई थी, उनमें अंतिम ज्योतिष है। 6 वेदांग पढ़ते हैं ना आप लोग, उसमें अंतिम क्या है? ज्योतिष है। ज्योतिष विद्या का प्राचीन उद्देश्य समय समय पर होने वाले यज्ञों का मुहूर्त, किस मुहूर्त में हुआ? मुहूर्त जिसको बोलते हैं ना, किस मुहूर्त, यज्ञों का मुहूर्त एवं काल निर्धारण करना था। आर्यभट्ट प्रथम ज्योतिष पर लेखनी करने वाले प्राचीनतम ज्ञात ऐतिहासिक व्यक्ति थे। आर्यभट्ट के पश्चात भारतीय ज्योतिषियों में
भारतीय ज्योतिषियों में वारामिहिर का नाम उल्लेखनीय है। वारामिहिर का नाम उल्लेखनीय है। आदि आर्यभट्ट गणित ज्योतिष के प्रवर्तक थे। यदि आर्यभट्ट, देखिए, आर्यभट्ट गणित ज्योतिष के प्रवर्तक थे तो वरामिहिर फलित ज्योतिष के प्रणेता के रूप में, तो वरामिहिर फलित ज्योतिष के प्रणेता के रूप में स्मरणीय है, मतलब याद रखे जाएंगे। कौन कौन? आर्यभट्ट, वरामिहिर, ठीक है। वे उज्जैन के निवासी, पूर्णविराम के बाद उज्जैन कहां पड़ता है बताओ? तबियत ठीक है ना? हाँ, गुड गुड। देखिए, अभी तो गर्मी के दिन भी है, थोड़ा सा हेल्थ पर भी ध्यान रखो। स्वाभाविक है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सर दर्द, सर गर्म, ये स्वाभाविक है। तो पानी ज़्यादा पीना है ना? पंखे तर रहिए, फल सब्जियां खाइए, खीरा खाइए, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जल का सेवन ज़्यादा कीजिए। सभी सबको प्रॉब्लम हो रहा है, भयंकर गर्मी। तो वे उज्जैन के निवासी तथा आदित्य दास के पुत्र थे। उनका गणित ज्योतिष संबंधी प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांतिका है, जिसमें ईसा की तीसरी चौथी सदी में प्रचलित ज्योतिष के 5 सिद्धांतों डैश पितामह कौमा वशिष्ठ कौमा रोमक कौमा पॉलिस तथा सूर्य का उल्लेख मिलता है। चलिए, किसका उल्लेख मिलता है बाबू? सूर्य का उल्लेख मिलता है। पैराग्राफ चेंज कर दिए। देखो, रिवीजन करिए, एग्जाम में लिखने आ जाएगा। कैसे लिखिएगा? नाम देख रहे हैं, आर्यभट्ट, वरामिहिर, लिखिएगा ना। कौन कौन से वैज्ञानिक थे उनके बारे में कुछ तो लिखिएगा ना। आगे लिखिए, आर्यभट्ट तथा, तो रेस्ट लेकर के रिलैक्स होके लिखना है। आर्यभट्ट तथा वरामिहिर के पश्चात भारतीय ज्योतिषियों में ब्रह्मगुप्त का नाम प्रसिद्ध है। ब्रह्मगुप्त का नाम प्रसिद्ध है। इनके प्रसिद्ध ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत, देखिए, ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत
सिद्धांत, ठीक है। के 24 अध्यायों में से 24 अध्यायों में से 22 ज्योतिष से संबंधित है। पूर्णविराम खंड खादक, ऐसा लिखेंगे, खंड खादक। मिटा देता हूं मैं इसको, खंड खादक। खंड खादक, खादक, हाँ लिखा।